नोटरी नियुक्त करने की शक्ति, इसको हम अच्छी तरह समझने से पहले इस बात को समझ लें कि संपूर्ण भारत में नोटरी व्यवसाय को रेगुलेट करने के लिए, संचालित करने के लिए भारत की संसद द्वारा एक कानून बनाया गया है, जिस कानून का नाम है नोटरी एक्ट 1952। इसके धारा 3 में नोटरी नियुक्त करने की शक्ति, यानी कि केंद्रीय सरकार संपूर्ण भारत के लिए या उसके किसी भाग के लिए और राज्य सरकार संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए किन्हीं विधि व्यवसायियों को या अन्य व्यक्तियों को जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं जो विहित की जाए, नोटरी नियुक्त कर सकती है। हम सभी जानते हैं कि नोटरी नियुक्त करने के लिए पहले तो एक अधिवक्ता होना जरूरी है, और जब अधिवक्ता उनको सनद मिलता है तो सनद लेकर ज्वाइन करते हैं, और जिस दिन से वो बार को ज्वाइन करते हैं, सामान्य जो कोटि के हैं, अगर 10 साल उनका उस बार में अनुभव अगर पूरा हो जाता है तो संबंधित बार उनको अनुभव प्रमाण पत्र 10 साल के बाद उनको जारी करती है। तो नोटरी जो आवेदक बनते हैं सामान्य है, उनको कम से कम 10 साल का अनुभव ज़रूरी है। अगर कोई महिलाएं हैं तो 7 साल, अगर कोई दिव्यांग हैं तो 7 साल, अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो उनको 7 साल। तो इस प्रकार से हम समझ गए होंगे कि एक वकील होना चाहिए, और सामान्य है तो उनको कम से कम 10 साल चाहिए। उसके अलावा तो यहाँ मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम साइटेशन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो नोटरी से संबंधित है। नोटरी नियुक्ति करने की समुचित सरकार की शक्ति। अधिनियम की यह धारा किसी विधि व्यवसायी अथवा अन्य व्यक्ति जो ऐसी योग्यता धारित करता है जैसे विहित की जाए को नोटरी के रूप में नियुक्त करने की शक्ति समुचित सरकार द्वारा प्रदत्त करती है। यानी अगर कोई योग्यता रखता है नोटरी, तो उनको नोटरी बनने से यानी कि कोई रोक नहीं सकता है, उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो नोटरी बन सकते हैं। तो इसी से संबंधित एक साइटेशन है, मैं आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृष्णचंद बनाम जम्मू कश्मीर राज्य और अन्य 22 मई 2013 का ये आदेश है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा ये पारित आदेश है। इसका कुछ अन्य साइटेशन भी हैं। AIR 2013 जम्मू एंड कश्मीर 103। तो इसमें जो साइटेशन है जो नोटरी से के व्यवसाय से संबंधित है, उनको उनको बहुत ये साइटेशन उनके जानकारी के लिए ज़रूरी है। यह मामला गरीबी और शक्तिहीनता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। याचिकाकर्ता एक अधिवक्ता है और उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक है। वह वास्तव में एक गैर अभ्यासशील, गैर पेशेवर अधिवक्ता है। आजीविका कमाने के लिए उसने नोटरी अधिनियम 1952 और 1952 संक्षेप में 1952 का अधिनियम और नोटरी नियम 1956 संक्षेप में 1956 के नियम के तहत नोटरी के रूप में अभ्यास का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया। सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने और 1952 के अधिनियम और 1956 के नियमों के अनुसार संतुष्टि में प्रवेश करने के बाद 14 जनवरी 1993 को याचिकाकर्ता के पक्ष में अभ्यास का प्रमाण पत्र जारी किया। चूँकि याचिकाकर्ता के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में कोई प्रतिकूल बात नहीं लाई गई थी, इसलिए नियमित अंतराल पर 1952 के अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार अभ्यास का प्रमाण पत्र नवीनीकरण किया गया था। हम सभी जानते हैं कि जो नोटरी जो होते हैं उनको व्यवसाय प्रमाण पत्र यानी कि कुछ अवधि के बाद जो समय सीमा होता है उस अवधि को उनका नवीनीकरण भी किया जाता है, रिन्यूअल किया जाता है। याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय परिसर में नोटरी के रूप में काम कर रहा था। बार में कहा गया कि कस्टोडियन इवैक्यूई प्रॉपर्टी का कार्यालय भी जम्मू के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय से थोड़ी दूर पर स्थित है। याचिकाकर्ता को जो नोटरी पब्लिक के रूप में अभ्यास करके अपनी आजीविका कमा रहा था को अधिसूचना SRO
391 दिनांक 21/12/2009 जारी करके जीविका के एकमात्र स्रोत से वंचित कर दिया गया, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी ने 1952 के अधिनियम की धारा 10 के खंड डी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के साथ 1956 के नियमों के उपनियम 13 के साथ याचिकाकर्ता का नाम 1952 के अधिनियम की धारा 4 के तहत बनाए गए नोटरी के रजिस्टर से हटा दिया गया। यह अधिसूचना और साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 की रिपोर्ट दिनांक 3/11/2009 और प्रतिवादी संख्या द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस है 2 दिनांक 18/11/2009 को दायर किए गए थे, जिन्हें शून्य और अमान्य, गैर अस्थायी और 1952 के अधिनियम और 1956 के नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध घोषित करने की मांग की गई है। रीट याचिका में आगे प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को 1952 के अधिनियम की धारा 4 के तहत बनाए गए नोटरी के रजिस्टर में याचिकाकर्ता का नाम फिर से शामिल करने का निर्देश दिया जाए। आगे यह भी प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को 1952 के अधिनियम और 1956 के नियमों के अनुसार नियमों के तहत याचिकाकर्ता के लाइसेंस को आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत करने का निर्देश दिया जाए। 4. नोटरी जारी होने पर प्रतिवादी 1 और 2 ने आपत्तियां दर्ज की। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री P.N. रैना ने अपनी सामान्य कुशलता के साथ तर्क दिया। विद्वान अधिवक्ता ने रिकॉर्ड में प्रस्तुत सामग्री का हवाला दिया, जिसमें विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश जम्मू कश्मीर की गई जांच, कारण बताओ नोटिस और याचिकाकर्ता का उत्तर शामिल है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई कदाचार नहीं किया है जिसके लिए 1952 के अधिनियम की धारा 4 के तहत बनाए गए नोटरी के रजिस्टर से उसका नाम हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता हो। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 1956 के नियम 13 का पूरी तरह से गैर अनुपालन किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जांच करने के लिए 1956 के नियमों में पूरी प्रक्रिया प्रदान की गई है, लेकिन प्रतिवादियों ने वैधानिक नियमों का उल्लंघन किया है और 1956 के नियमों का पूरी तरह से गैर अनुपालन किया है, जो पूरी कार्यवाही की शुरुआत और विवादित SRO जारी करने में इसकी परिणति को अवैध और कानून के अधिकार के बिना प्रस्तुत करता है। विद्वान वकील ने दलील दी कि कदाचार शब्द को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि किसी व्यक्ति के पेशे की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने दलील दी कि बेशक 16/3/2009 को कस्टोडियन जनरल इवेक्यूट प्रॉपर्टी जम्मू और डॉक्टर कमल सैनी IPS उप पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा जम्मू और कश्मीर के बीच निष्पादित किए गए समझौते के फॉर्म को सत्यापित करने में याचिकाकर्ता को कोई व्यक्तिगत आर्थिक लाभ नहीं हुआ। विद्वान वकील ने दलील दी कि यह समझौता सुरक्षा मुख्यालय को सुरक्षा मुख्यालय परिसर के निर्माण और इसे कार्यालय परिसर के रूप में उपयोग करने के लिए इवैक्यू विभाग की भूमि के पट्टे से संबंधित है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उन्होंने 19/3/2009 को दस्तावेज को सत्यापित किया था, लेकिन कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी जम्मू द्वारा अनुनय और दबाव डालने के बाद उन्होंने सत्यापन की तारीख 19 मार्च 2009 से 16 मार्च 2003 कर दी। विद्वान अधिवक्ता ने 1952 के अधिनियम और 1956 नियमों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया और काशी प्रसाद सक्सेना याचिकाकर्ता बनाम UP लखनऊ राज्य सरकार विपक्षी पार्टी AIR 1969 इलाहाबाद 195 में रीट की और रीट याचिका की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की। 6. श्री गगन बसोत्रा विद्वान सीनियर AAG ने मामले पर जोरदार ढंग से बहस की और प्रस्तुत किया कि सत्यापन की तारीख 19/3/2009 से 16/3/2009 में परिवर्तन एक गंभीर कदाचार है और इसी कारण से 1952 के अधिनियम और 1956 के नियमों के प्रावधानों का पालन करने के बाद याचिकाकर्ता का नाम 1952 के अधिनियम की धारा 4 के तहत बनाए गए नोटरी के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया गया था। विद्वान वकील ने अदालत के अवलोकन के लिए रिकॉर्ड पेश किया और रीट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की।
7 1952 के अधिनियम की धारा 3 समुचित सरकार को किसी विधि व्यवसायी या अन्य व्यक्ति को जो निर्धारित योग्यता रखता हो नोटरी के रूप में नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है। 1952 के अधिनियम की धारा 4 के अनुसार नोटरी का रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में बनाए रखा जाना चाहिए। 1952 के अधिनियम की धारा 5 रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि और प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र जारी करने या उसका नवीनीकरण करने से संबंधित है। धारा 6 नोटरी की सूचियों के वार्षिक प्रकाशन का प्रावधान करती है। धारा 7 नोटरी की मोहर से संबंधित है। धारा 8 की उपधारा 1 नोटरी को उसके पद के आधार पर वे सभी या कोई कार्य करने के लिए अधिकृत करती है जो कार्य धारा 8 की उपधारा 1 के खंड ए से खंड HB में उल्लिखित है। धारा 8 की उपधारा 1A नोटरी को किसी भी दस्तावेज के निष्पादन को सत्यापित करने प्रमाणित करने के लिए अधिकृत करती है। इस मामले के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक धारा 10D पर ध्यान दिया जाता है। 10 घ निर्धारित तरीके से जांच करने पर ऐसे व्यावसायिक या अन्य कदाचार का दोषी पाया गया है जो सरकार की राय में उसे नोटरी के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य बनाता है, जोड़ दिया गया। 8 धारा 10 के खंड घ में यह प्रावधान है कि सरकार जिसने नोटरी की नियुक्ति की है आदेश द्वारा धारा 4 के अधीन उसके द्वारा बनाए गए रजिस्टर से नोटरी का नाम हटा सकती है यदि निर्धारित तरीके से जांच करने पर यह पाया जाता है कि उसने ऐसा कोई विकृत या अन्य कदाचार किया है जो सरकार की राय में उसे नोटरी के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य बनाता है। 9 1956 की नियम 13 में नोटरी के व्यावसायिक या अन्य कदाचार के आरोपों की जांच करने की प्रक्रिया का प्रावधान है। नियम 13 में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया है। 13 किसी नोटरी के व्यावसायिक या अन्य कदाचार के आरोपों की जांच। 13 का 1 किसी नोटरी के कदाचार की जांच समुचित सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से या प्रारूप 13 में प्राप्त शिकायत पर शुरू की जा सकेगी। प्रत्येक ऐसी शिकायत में निम्नलिखित विवरण अंतर्विष्ट होंगे अर्थात वे कार्य और चूक जो सिद्ध हो जाने पर उस व्यक्ति को नोटरी बनने के अयोग्य बना देंगे उसके विरुद्ध शिकायत की गई है। समुचित शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य होना चाहिए। समुचित सरकार ऐसी शिकायत को जो उचित प्रारूप में न हो या जिसमें पूर्वोक्त विवरण न हो शिकायतकर्ता को ऐसी आपत्तियों के अनुपालन के पश्चात तथा समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर अभिआवेदन के लिए वापस कर देगी बशर्ते कि यदि किसी शिकायत में विषय वस्तु उस सरकार की राय में किसी पिछली शिकायत के समान ही है या उसके अंतर्गत आती है और यदि कोई अतिरिक्त आधार नहीं है तो उक्त सरकार बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई के उक्त शिकायत दर्ज करेगी और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित करेगी। शिकायत प्राप्त होने के सामान्यतः 60 दिन के भीतर समुचित सरकार उसकी एक प्रति नोटरी को नोटरी रजिस्टर में दर्ज उसके पते पर भेजेगी। 4 का ए इसका जो नियम है जहां समुचित सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से जांच शुरू की जाती है समुचित सरकार नोटरी को उसके विरुद्ध आरोप या आरोपों को निर्दिष्ट करने वाला एक कथन भेजेगी। साथ ही ऐसे आरोप या आरोपों के समर्थन में भरोसा किए गए मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के विवरण भी भेजेगी। और नोटरी जिसके विरुद्ध जांच शुरू की गई है उपनियम 4 के अधीन शिकायत की प्रति या उपनियम 4A के अधीन आरोपों के कथन की प्रति जैसी भी स्थिति हो उसे तामील किए जाने के 14 दिन के भीतर या समुचित सरकार द्वारा बढ़ाए गए ऐसे समय के भीतर उस सरकार को अपने बचाव में एक लिखित कथन अग्रेसित कर सकता है जिसे सिविल न्यायालय में दलील के समान सत्यापित किया गया हो। 6 यदि संबंधित नोटरी के लिखित कथन यदि कोई हो और अन्य सुसंगत दस्तावेजों और कागजातों के अवलोकन पर समुचित सरकार यह समझती है कि ऐसे नोटरी के विरुद्ध सक्षम प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो समुचित सरकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले में जांच कराएगी। यदि समुचित सरकार की राय है कि संबंधित नोटरी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है तो शिकायत या
आरोप दायर किया जाएगा तथा शिकायतकर्ता और संबंधित नोटरी को तदनुसार सूचित किया जाएगा। 7. इस नियम के अधीन नोटरी को जारी किया गया प्रत्येक नोटिस उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। यदि ऐसा कोई नोटिस बिना तामील के वापस आ जाता है तथा उस पर या यह पृष्ठांकन किया जाता है कि प्राप्तकर्ता नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया है या नोटिस उसके प्रेषण की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर बिना तामील के वापस नहीं आता है, तो यह माना जाएगा कि नोटिस नोटरी को विधिवत तामील कर दिया गया है। 8. सक्षम सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह समक्ष प्राधिकारी के समक्ष अपने ज्ञान में लाए गए सभी तथ्यों को रखे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है। 9. जिस नोटरी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसाय या किसी अन्य नोटरी के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार होगा। 10. इन नियमों में अन्यथा उल्लंघित के सिवाय सक्षम प्राधिकारी को जांच से संबंधित अपनी प्रक्रिया को ऐसी रीति से विनियमित करने की शक्ति होगी जैसी वह आवश्यक समझे और जांच के दौरान वह साक्ष्यों की परीक्षा कर सकता है तथा कोई अन्य मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। 11. सक्षम प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा तथा उसे जांच का कार्य सौंपेगा। समुचित सरकार सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करेगी और यदि उसकी राय में आगे की जांच आवश्यक हो तो वह आगे की जांच करवा सकेगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करवा सकेगी। ख. यदि सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात समुचित सरकार की यह राय है कि नोटरी के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए तो समुचित सरकार आदेश दे सकती है। 1. व्यवसाय प्रमाण पत्र रद्द करना तथा नोटरी के व्यवसाय से हमेशा के लिए वंचित करना या उसे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रैक्टिस से निलंबित करना। नोटरी के कदाचार की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। 13. हटाने की अधिसूचना किसी नोटरी का नाम नोटरी के रजिस्टर से हटाने की अधिसूचना जैसा भी मामला हो राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी और संबंधित नोटरी को लिखित रूप में भी सूचित किया जाएगा। 10. पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत तथ्य और सामग्री को यह तथ्य सामने आता है कि याचिकाकर्ता जो कि एक गैर अभ्यासकर्ता वकील है अपने जीवन यापन के लिए 1952 के अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अभ्यास प्रमाण पत्र पर निर्भर है। 11. खसरा नंबर 254 और 245 रेवेन्यू एस्टेट नोवाबाद तहसील जम्मू के अंतर्गत आने वाली 6 कनाल और 3 मरला जमीन के संबंध में कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी जम्मू और डॉक्टर कमल सैनी IPS उप पुलिस महानिदेशक सुरक्षा जम्मू कश्मीर के बीच एक लीज डील निष्पादित की गई थी। सुरक्षा मुख्यालय परिसर के निर्माण और कार्यालय परिसर के रूप में उपयोग करने के लिए संपत्ति को जम्मू कश्मीर पुलिस के सुरक्षा विभाग को पट्टे पर दिया गया था। यह दस्तावेज 16/3/2009 को याचिकाकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जम्मू के समक्ष अपने बयान में और रीट याचिका में स्वीकारोक्ति के अनुसार निष्पादित किया गया था। याचिकाकर्ता को 19/3/2009 को कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी जम्मू द्वारा बुलाया गया था। प्रावधान जिला न्यायाधीश जम्मू के समक्ष अपने बयान में जो उसे अपना बचाव पेश करने का पहला अवसर दिया गया था और उसके बाद हर चरण में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यद्यपि उसने 19/3/2009 की तारीख का उल्लेख किया था जिस दिन उसने दस्तावेज को सत्यापित किया था, लेकिन उसे इसे 16/3/2009 में बदलने के लिए मजबूर किया गया था। याचिकाकर्ता के इस कृत्य को 1952 के अधिनियम की धारा 10D के अनुसार कदाचार माना गया और अंततः विवादित अधिसूचना SRO जारी की गई जिससे उसका नाम नोटरी की रजिस्टर हटा दिया गया। इसका 12 कदाचार एक सापेक्ष अभिव्यक्ति है। कदाचार व्यवहार के स्वीकृत मानदंडों से जानबूझकर या जानबूझकर किया गया विचलन है। एक गलती या मानवीय त्रुटि जिसमें दबाव में किसी विशेष पृष्ठभूमि में काम करना शामिल है का अर्थ व्यवहार के स्वीकृत मानदंडों से जानबूझकर विचलन नहीं होगा और सभी परिस्थितियों में कदाचार नहीं माना जाएगा। 13 इस बात पर वैध निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए क्या दस्तावेज पर सत्यापन की गलत तारीख का उल्लेख करने वाला याचिकाकर्ता का कृत्य कदाचार माना जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में दिए जाने वाले आवश्यक होंगे।
क्या जिस व्यक्ति के विरुद्ध कदाचार के आरोप लगाए गए हैं उसे अपने व्यावसायिक जीवन में पहले कभी कदाचार किया है? इसको भी रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। क्या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कदाचार के आरोप लगाए गए हैं कोई आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने की इस कृत्य का प्रत्यक्ष लाभार्थी था? 14, मनुष्य अचूक नहीं है। मनुष्य से गलतियां या त्रुटियां होती रहती हैं, लेकिन मनुष्य द्वारा सभी परिस्थितियों में और हर समय की गई सभी गलतियां कदाचार नहीं मानी जा सकती। याचिकाकर्ता के मामले पर उपयुक्त कसौटी पर विचार करने के बाद यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने कोई कदाचार नहीं किया है। यह निष्कर्ष इसलिए निकाला गया है क्योंकि ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है जिससे पता चले कि इस घटना से पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई आरोप लगाया गया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा हर समय परेशानी मुक्त तरीके से उनके प्रैक्टिस लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया है। इस विशेष मामले में राज्य सरकार के 2 विभागों के बीच निष्पादित दस्तावेजों को सत्यापित करते समय यह भी आरोप नहीं लगाया गया कि उन्होंने कोई आर्थिक या भौतिक लाभ प्राप्त किया है। याचिकाकर्ता, जैसा कि पहले ही कहा गया है, कि गैर अभ्यास करने वाला वकील है जो एक सार्वजनिक नोटरी के रूप में कार्य करके अपना भरण पोषण कर रहा था। इस याचिकाकर्ता, जो निसंदेह एक शक्तिहीन व्यक्ति है, को कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी जम्मू के कार्यालय में बुलाया गया और उससे दस्तावेज को सत्यापित करने के लिए कहा गया, जिसमें उन्होंने 19/3/2009 की तारीख का उल्लेख किया था, लेकिन कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी ने उसे 19/3/2009 से 16/3/2009 की तारीख बदलने के लिए मजबूर किया। सामान्य तौर पर याचिकाकर्ता को तारीख बदलने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिन परिस्थितियों में वह उतरा था, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास तारीख बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तारीख के इस परिवर्तन से दस्तावेज पर पक्षों के किसी भी अधिकार पर असर नहीं पड़ा है। न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा तारीख बदलने को मंजूरी नहीं देता है, लेकिन इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जैसा कि ऊपर चर्चा की गई, यह अभी भी कदाचार नहीं माना जाएगा, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा की गई गलती होगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी जम्मू की तुलना में कम सौदेबाजी की स्थिति में था। इस मामले की परिस्थितियों की समग्रता में याचिकाकर्ता कृत्य व्यवहार के स्वीकृत मानदंडों से जानबूझकर विचलन नहीं माना जाएगा। तिथि बदलने के अपने कृत्य से उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वास्तव में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि इस प्रक्रिया में उसने अपने जीविका का एकमात्र स्रोत खो दिया। 15, याचिकाकर्ता की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठता। खुद को उन परिस्थितियों के साथ से उन परिस्थितियों के जाल से छुड़ाने के लिए जिनमें वह फंसा हुआ था, वह बचाव का कोई भी तरीका गढ़ सकता था, लेकिन उसने सभी तथ्यों को साफ साफ बताने का विकल्प चुना, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसके सच बताने से उसे सजा भुगतनी पड़ सकती है। 16, इस मामले की उपरोक्त पृष्ठभूमि में तथा ऊपर वर्णित कारणों से यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने कोई कदाचार नहीं किया है। 17, नोटरी के रजिस्टर से याचिकाकर्ता का नाम हटाने के परिणाम स्वरूप उसे जीविका के एकमात्र स्रोत से वंचित होना पड़ा है। नोटरी के कदाचार की जांच या तो उचित सरकार द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर या फॉर्म 13 में प्राप्त शिकायत पर शुरू की जा सकती है। इस मामले में बेशक उचित सरकार को फॉर्म 13 में कोई शिकायत नहीं मिली है और उचित सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई भी शुरू नहीं की है। शुरू की गई जांच 1952 के अधिनियम की धारा 10D का उल्लंघन है, जो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का प्रावधान करती है। जो प्रक्रिया 1956 के नियम 13 में परिलक्षित होती है, जो दोषपूर्ण है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा शुरू की गई कार्रवाई और संचालित कार्रवाई को किसी भी कानूनी प्राधिकार के बिना माना जाता है। उपयुक्त कारणों से इस याचिका को संबंधित CMA के साथ निम्नलिखित तरीके से निपटाया जाता है। अधिसूचना SRO संख्या 391 दिनांक 21/12/2009 को अवैध घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को उक्त SRO अधिसूचना को प्रभावी न करने का निर्देश दिया जाता है और उसे अलग रखा जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 की दिनांक
11/2009 की रिपोर्ट और प्रतिवादी संख्या द्वारा दिनांक 18/11/2009 को जारी कारण बताओ नोटिस को अलग रखा जाता है। यह घोषित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को नोटरी पब्लिक माना जाएगा और उसका नाम 1952 के अधिनियम की धारा 4 के तहत बनाए गए नोटरी के रजिस्टर में दर्ज माना जाएगा। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 हालांकि नियमों के अनुसार और इस आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में अभ्यास के लिए अपने प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जारी किए गए निर्देश का मतलब यह नहीं होगा कि भविष्य में याचिकाकर्ता का नाम नोटरी के रजिस्टर से नहीं हटाया जा सकता है। ऐसा ही किया जा सकता है यदि भविष्य में कोई शिकायत की जाती है और कार्रवाई कानून के अनुसार समाप्त होती है। रिकॉर्ड खुली अदालत में विद्वान सीनियर AAG श्री बसोत्रा को वापस कर दिया गया। ये जो जज साहब थे मुजफ्फर हुसैन अत्तार, जज जम्मू 22/5/2013 परमजीत। इस प्रकार से ये नोटरी से संबंधित आदेश का ये एक साइटेशन था। इस साइटेशन में स्पष्ट कहा गया है कि नोटरी को क्या है कि उनको विशेष अधिकार प्राप्त है कि नोटरी को सरकार ऐसा कहें कि नोटरी रजिस्टर से बिना समुचित कारण के उसका नाम नहीं हटा सकती है और जो भी प्रक्रिया है प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही ऐसा कर सकती है। उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने इससे पहले भी क्या किसी प्रकार का कुछ ऐसा कार्य किया है, यानी कि इंसिडेंट उनका चेक किया जाएगा नोटरी से संबंधित। बहुत सी ऐसी उनका बैकग्राउंड है। ऐसा कहें कि नोटरी पब्लिक है या नोटरी है उनको सामान्य तरीके से हटाया जाना असंभव है। नोटरी रजिस्टर से नाम उनको सामान्य तरीके से नहीं हटाया जा सकता है जब तक उचित दोष नहीं सिद्ध हो। तो ये चैनल जो भी देखेंगे उनको अगर ऐसा लगे कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का ये आदेश कृष्णचंद बनाम जम्मू कश्मीर राज्य और अन्य 22 मई 2013 ये उनके लिए आवश्यक था, जानना जरूरी था। उनको इस आदेश के जरिए उनको कुछ जानकारी मिली तो उनसे कहा जाता है कि आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको जजमेंट कैसा लगा कृपया इस पर आप कमेंट करेंगे। ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।